हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है, जिसका पार्ट 20 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज़ का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कोसा हिमानी की लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोसा हिमानी, इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर कोसा हिमानी की लंबाई है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी विपथन सुरंगों का निर्माण किया गया है। तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना, इसके अंतर्गत कितनी विपतन सुरंगों का निर्माण, 4 विपतन सुरंगों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, वर्ष 1986 ईस्वी में रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण में समझौता हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, किसके साथ? रूस के साथ हुआ था टिहरी बांध निर्माण में समझौता। और टिहरी बांध का डिजाइन किसने बनाया था? जेम्स ब्रून ने। जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिज़ाइन तैयार किया था। और टिहरी बांध का जो जलाशय है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इसे स्वामी राम तीर्थ सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, किस बांध को, किस जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? टिहरी बांध। और देखिए, टिहरी बांध से 400 मेगावाट का कौन सा बांध बना है? कोटेश्वर बांध बना है। कोटेश्वर बांध बना है 400 मेगावाट का। किस बांध से? टिहरी बांध से, जो कि किस नदी पर है? कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। और देखिए, टिहरी बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2400 मेगावाट, जो कि प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी। और टिहरी बांध जो है, ये एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, सेब का पौधा है। देखिए, सेब का पौधा किस जलवायु का है, ये आपको बताना है। कल के सीरीज में भी, कल के पेपर RO का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उसमें जलवायु से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था वो? उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर पट्टी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान हैं? तो जलवायु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था, गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर पट्टी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा। ऐसे ही आपका यहाँ पे देखिए, सेब का जो पौधा है, ये किस जलवायु का है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है आर्द्र जलवायु का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, राज्य में सबसे पहले सेब के बाग कहाँ पर लगाए गए थे? हर्षिल क्षेत्र में लगाए गए थे। राज्य में सबसे पहले सेब के बाग हर्षिल क्षेत्र में लगाए गए थे। और राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र सेब का उत्पादन जो है, ये किस जिले में होता है? उत्तरकाशी जिले में होता है। और हर्षिल भी जो है आपके उत्तरकाशी में ही स्थित है। और इसके बाद देखिए, उत्तरकाशी के बाद नैनीताल व देहरादून का स्थान आता है सेब के उत्पादन में। और वर्ष 2004 में राज्य में रिकॉर्ड सेब का उत्पादन हुआ था। सेब उत्पादन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो सेब के उत्पादन में उत्तराखंड का देश में
तीसरा स्थान है, जबकि दूसरा स्थान किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट जरूर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। अगला देखिएगा, उत्तराखंड के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो कौन सा जिला है उत्तराखंड राज्य का जहां पर धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये जिला है देहरादून जिला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। धान व मक्का जो है ये किस ऋतु की फसलें हैं, खरीफ ऋतु की ये फसलें हैं धान और मक्का। और गेहूं और चावल के उत्पादन में देहरादून जनपद का प्रथम स्थान है। ध्यान रखिएगा, देहरादून का प्रथम स्थान गेहूं और चावल के उत्पादन में है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी मिट्टी उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी ऐसी है जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। कल के पेपर में भी एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि बताइए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। तो मिट्टी से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी मिट्टी उत्तराखंड राज्य में नहीं पाई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, अगर नहीं आता है तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताऊंगी मैं। आपको कोशिश करनी है कि आप आंसर, करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देवी चंद का संबंध निम्न में से किस खेल से है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं कौन, देवी चंद, और इनका संबंध है किससे, किस खेल से इनका संबंध है, हॉकी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, गढ़वाल मंडल के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना भाग नहरों से सिंचित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गढ़वाल मंडल के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना भाग नहरों से, यहाँ पे नहरों की बात हो रही है, नहरों से सिंचित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 43.41%। गढ़वाल मंडल के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना, 43.41% भाग जो है ये किससे सिंचित है, नहरों के द्वारा सिंचित है। देखिए राज्य में बोए गए क्षेत्रफल का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 47.70% है। नोट कर लीजिए इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं आगामी एग्जाम के लिए जो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, तो इनको नोट करने की कोशिश कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो राज्य में बोए गए क्षेत्रफल का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 47.78% है। और राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 61% नलकूप, ध्यान दीजिएगा, राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 61% नलकूप तथा 61% नलकूप तथा 22% क्षेत्र पर नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। और यहाँ पर नहरें पूछा है, देखिए ये ध्यान रखना है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर नलकूप के द्वारा, 61% क्षेत्रफल पर नलकूप के द्वारा और 22% क्षेत्रफल पर नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है उत्तराखंड राज्य में। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले हैं उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और है नैनीताल। और देखिए उधम सिंह नगर जनपद जो है यहाँ पर 97% जो भाग है, क्षेत्रफल है 97% यहाँ पर सिंचाई की जाती है। हरिद्वार जो है 94% यहाँ पे सिंचाई की जाती है, 94% सिंचाई। और नैनीताल में 60% सिंचाई की जाती है। और सबसे कम सिंचित वाले क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाले जनपद हैं चमोली हो गया आपका, इसके अलावा अल्मोड़ा है और है आपका कौन सा, चंपावत। तो देखिए चमोली में कितने भाग पर सिंचाई की जाती है, तो इसका परसेंटेज निकालें तो 4.45% यहाँ पर सिंचाई की जाती है। और देखिए अल्मोड़ा में 7.37% यहाँ पे सिंचाई की जाती है और चंपावत में 9% सिंचाई की जाती है। और राज्य में नलकूप से सिंचित क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं, नैनीताल है, देहरादून है व हरिद्वार है। यहाँ पर नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है उधम सिंह नगर,
हरिद्वार और नैनीताल में। और राज्य में नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र वाले जनपद कौन कौन से हैं? राज्य में नहर से सिंचित क्षेत्र वाले जनपद है नैनीताल जनपद, देहरादून व हरिद्वार। और नलकूप द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं राज्य में? उधम सिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी था आपका। अगला देखिए, निम्न में से किसने 1952 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए 1952 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर किसानों और मजदूरों के भविष्य की सफलता के द्वार खुले थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1952। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ये सनी दे दिए, आपको यहाँ पे व्यक्तियों के नाम देने चाहिए, तो इसका राइट आंसर था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इसको करेक्ट कर लीजिए, पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने पूछा है ना, तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत ने, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1952 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए 1952 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर किसानों और मजदूरों की भविष्य की सफलता के द्वार खोले। तो देखिए पंत जी जो है, इनका जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म अल्मोड़ा के खोट नामक ग्राम में हुआ था। और वर्ष 1946 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये ध्यान रखेंगे, 1946 में बने थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और 1955 ईस्वी में ये देश के गृह मंत्री बने थे। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और देखिए 1914 में गोविंद वल्लभ पंत ने किसकी स्थापना की? प्रेम सभा की स्थापना की। प्रेम सभा की स्थापना की कहाँ पर? काशीपुर में की, वर्ष 1914 ईस्वी में। और वर्ष 1903 ईस्वी में इन्होंने हैप्पी क्लब की भी स्थापना की थी। ये ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं, इनको नोट जरूर कीजिएगा। आप सोचते हैं कि छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम आते हुए भी गलत करके आते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए और रिवाइज जरूर कीजिएगा इन पॉइंट्स को। अगला देखिए, ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण हेतु स्थापित केंद्रों की संख्या है। तो देखिए ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण हेतु स्थापित जो केंद्र है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी 9 संख्या है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, 2009-10 के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो देखिएगा वर्ष 2009-10 के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय थी 31,928। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 31,928 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी 2009-10 के आंकड़े के अनुसार। 2011 के अनुसार आप कितनी थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो कितने तहसीलें हैं वर्तमान में उत्तराखंड में? 110 तहसीलें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? महागांव जो है ये किसके उत्पादन के लिए? खड़िया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। यहाँ पे आपको डेली ही सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल के सीरीज़ में ही देख लीजिए, आपको डेली जो लोग सीरीज़ फॉलो करते हैं उनके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे। तो देखिए कई क्वेश्चन छपे हैं कल के पेपर में हमारी सीरीज़ से, तो आप उन्हें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है शाम को 6:30 बजे, साथ ही साथ 8 बजे वाली सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आगामी उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा जिन लोगों का बंदी रक्षक का भी पेपर होने वाला है या पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये सीरीज़। तो सारे लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ, तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगला देखिएगा,
दरमियान कहानी संग्रह के रचयिता हैं। दरमियान कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है मृणाल पांडे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दरमियान कहानी संग्रह के रचयिता है मृणाल पांडे। देखिए मृणाल पांडे जो है ये भारत की एक पत्रकार, लेखक और भारतीय टेलीविज़न की जानी मानी हस्ती हैं और अगस्त 2009 तक वे हिंदी दैनिक हिंदुस्तान की संपादिका भी थीं और वे हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी प्रकाशन समूह के सदस्य भी हैं। इसके अलावा देखिए वे लोकसभा चैनल के साप्ताहिक साक्षात्कार कार्यक्रम का भी संचालन करती हैं, ये ध्यान में रखना है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में। कब हुआ? 26 फरवरी 1946 ईस्वी को। और 21 वर्ष की उम्र में उनकी पहली कहानी हिंदी साप्ताहिक पत्र धर्मयुग में छपी। हिंदी साप्ताहिक पत्र धर्मयुग में छपी थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और देखिए दरमियान जो है, दरमियान नामक कहानी ये कब प्रकाशित हुई? इनकी वर्ष 1977 ईस्वी में। अगला देखिएगा, चंडिका देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? चंडिका देवी शक्तिपीठ ये स्थित है आपके शिमली में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन चित्रकार मौलाराम के वंशज हैं? तो कौन से चित्रकार ऐसे हैं जो मौलाराम के वंशज हैं? तो इसमें से आपको बताना है, बताइए कौन से चित्रकार हैं जो मौलाराम के वंशज है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए अपना आंसर। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो तभी हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। देखिए आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए आप सभी लोग अगर साथ देंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप सीधे आप आंसर करेंगे, या आपको कोई डाउट होता है आप क्वेश्चन पूछेंगे या आप वीडियो शेयर करेंगे, तभी तो हम भी मोटिवेट होंगे ना कि हमारा सपोर्ट आप कर रहे हैं और हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आने की यहाँ पे आपके लिए कोशिश करते हैं। तो आप सभी को भी अपना सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो इनमें से कौन चित्रकार मौलाराम के वंशज हैं? बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर है देखिए ज्वालाराम, शिवराम और अजब राम सभी हैं, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मौलाराम की बात करें तो मौलाराम जो है ये गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और उनका जन्म कब हुआ था? 1743 ईस्वी में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। मौलाराम के वंशज जो थे ये क्या थे? पेशे से ये लोग सुनार थे। चित्रकारी तो इन्होंने बाद में सीखी थी, ये ध्यान रखेंगे। तो मौलाराम के वंशज जो थे ये सुनार थे। मौलाराम के वंशज सुलेमान सिकों के साथ वर्ष 1658 ईस्वी में गढ़वाल आए थे। किसके साथ? सुलेमान सिकों के साथ। और मौलाराम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे। मौलाराम मूल रूप से कहाँ के थे? मूल रूप से ये हिमाचल के थे, याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि मौलाराम मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो हिमाचल के निवासी थे। ज्वालाराम और शिवराम जो हैं ये कौन थे? ये मौलाराम के पुत्र थे। मौलाराम की चित्रशाला कहाँ पर स्थित है? नोट कर लीजिएगा, श्रीनगर में इनकी चित्रशाला भी स्थित है। अगला देखिएगा, टिहरी बांध परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत से उत्तराखंड के अतिरिक्त किन राज्यों में विद्युत मांग को पूरा किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध से रिलेटेड पॉइंट बताए मैंने अभी आपको, तो ये पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। टिहरी बांध परियोजना द्वारा उत्पादित जो विद्युत है उससे उत्तराखंड के अतिरिक्त किन राज्यों की विद्युत मांग को पूरा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए टिहरी बांध का जो कार्य है ये 1978 ईस्वी में, टिहरी बांध का कार्य वर्ष 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? वो मैंने आपको बताया 2400 मेगावाट, जहां से उत्तराखंड के अलावा इतने विद्युत उत्पादन में से उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली की विद्युत मांग को भी पूरा किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कसार देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो आप सभी को पता है कसार देवी का मेला कई बार बताया है कहाँ पर लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए कसार देवी का मंदिर अल्मोड़ा की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये किस पहाड़ी पर? कश्यप पहाड़ी पर स्थित एक गुफा मंदिर है।
कसार देवी का मंदिर, और इस मंदिर में माँ दुर्गा के 8 अवतार देवी कात्यायनी की पूजा होती है। और यहाँ पर नवंबर माह में कसार देवी का मेला लगता है। किस माह में? नवंबर माह में, ये ध्यान रखेंगे। और कसार देवी की गुफाओं में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। और देखिए कसार देवी में वर्ष 1960-70 का हैप्पी आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, हैप्पी आंदोलन कहाँ पर प्रसिद्ध हुआ था? कसार देवी में हुआ था। किस वर्ष? वर्ष 1960 से लेकर 70 के बीच में। तो ये पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, पीपल कोठी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पीपल कोठी जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपल कोठी प्रसिद्ध है किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है पीपल कोठी। कहाँ पर ये लोकेटेड है पीपल कोठी, ये आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में सोने की प्राप्ति किन नदियों से होती है? सोने की प्राप्ति शारदा, पिंडर, रामगंगा, कहाँ से होती है, किस नदी से होती है, आप बताइए। आपको आंसर आ रहा है तो। उत्तराखंड में सोने की प्राप्ति किन नदियों से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उपयुक्त में सभी से होती है सोने की प्राप्ति। अगला देखिएगा, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कई बार ये क्वेश्चन तो बताया है आपको उसका आंसर आ जाना चाहिए इजीली। तो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ पर? काशीपुर में स्थापित की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल ये कहाँ पर? काशीपुर में है। और इसके अलावा देखिए हस्तकला व हथकरघा के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना? क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र कहाँ पर है? काशीपुर में स्थित है। और देखिए काशीपुर के पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या मिलता है? गोविशाण इसका पुराना नाम था काशीपुर का। चंद काल में काशीपुर का नाम क्या था? चंद शासन काल में कोटा था इसका नाम। चंद शासन काल में इसको क्या कहा जाता था? कोटा कहा जाता था काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और चंद राजाओं के लाट अधिकारी काशीनाथ द्वारा काशीपुर बसाया गया था। काशीपुर तराई क्षेत्र में किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्थित है ढेला नदी के तट पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताए गए हैं इनको ज़रूर नोट कीजिएगा। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। आज 20 ही क्वेश्चन है इस सीरीज़ में, तो आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।